नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 28 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो एक बर्ड लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे ईरान के बारे में। ठीक है, उसने अभी एक सफलता हासिल की है। जो इमेजिन सैटेलाइट है वो सफलतापूर्वक लॉन्च करने में कामयाब हो गया है। अगला आर्टिकल है विदेशी धरती पर नौकरियां छीनना भारत की नीति नहीं है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है कनाडा के विरुद्ध। ठीक है, कनाडा लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है कि वहां नए नए जो संघर्ष हो रहे हैं उसका जिम्मेदार भारत है, जिसके लिए प्रत्युत्तर में जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर बोल रहे हैं कि विदेशी धरती पे नौकरियां छीनना भारत की पॉलिसी नहीं है। ठीक है, अगला आर्टिकल है सनातन धर्म के दो नायक उनकी अंतर्दृष्टि। तो यहाँ पे मेनली ये राजनीतिक मुद्दा है कि जो धर्म के नाम पे बंटवारा कराया जा रहा है, तो इसी संबंधित कहा जा रहा है कि अगर हम अपने पूर्वजों के बारे में देखें, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, तो उनकी जो उपलब्धियां थी, जो एकजुट करने की जो नीतियां थी, वो अभी खोती जा रही है। यहाँ सभी लोग बस राजनीतिक हित को साधने के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही बातें इसमें कहा जा रहा है, ये एडिटोरियल से संबंधित है। अगला आर्टिकल है रेखा खींचना, मतलब कि ड्रॉइंग द लाइन, इंफॉर्मेशन एड्स पब्लिक सेफ्टी एंड इज नॉट अ ट्रिगर फॉर पैनिक। मतलब कि कहा जाता है जो सूचना है वो सार्वजनिक सुरक्षा में सहायता करता है और घबराहट का कारण नहीं है सूचना। ये बात जो अभी उत्तराखंड में लैंडस्लाइड आया था और अनेक तरह के दरारें आ गई थी, तो इसके बारे में क्या क्या कारण है, इसके रीजंस को हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे और कहां कहां कमियां रह गई जो इन्फॉर्मेशन को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, जिससे कि समस्याएं और उत्पन्न हो गई। उसके बाद अगला आर्टिकल है नीलगिरी जिलों में क्यों मर रहे हैं बाघ। तो हाल के दिनों में लगभग 10 बाघ मारे गए हैं। इसके कारणों को अभी भी वन प्रबंधकों द्वारा अलग अलग बताया जा रहा है। कोई बता रहा है जहर के कारण मार दिया गया है, कोई बता रहा है जो आपसी संघर्ष जो बाघ लोग अपनी कम्युनिटी में करते हैं, या फिर कहा जा रहा है कि ये मनुष्यों के साथ संघर्ष हुआ है जिसमें मारा गया है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और आखिर क्या समस्या है उसके हैबिटेट में, पर्यावास में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ईरान आज न्यूज में क्यों है। तो ईरान सेज इट्स सक्सेसफुली लॉन्च मिलिट्रीज न्यू इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है, इसी कारण आज न्यूज में है और इसका नाम क्या है, तो नूर 3, याद रखिएगा, नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट। तो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी एरोस्पेस तकनीक के नवीनतम प्रदर्शन में बुधवार को एक नया सैन्य इमेजिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ईरान है, ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। यहाँ पे मेनली सबसे पहले इसके सराउंडिंग्स कंट्री को देख लेते हैं। ठीक है, ईरान के पास इराक है, कुवैत से लगता है, उसके बाद पर्शियन गल्फ है। ठीक है, पर्शियन गल्फ के इस साइड जो है सऊदी अरब है, इस साइड ओमान है, यूएई है, बीच में गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है। उसके बाद ईस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है और नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में जहां देखा जाए तो अजरबैजान और टर्की है, अर्मीनिया है। ठीक है, ये बहुत से कंट्री के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। यहाँ पे कैस्पियन सी भी है। तो देख लीजिए अच्छा से कि ईरान जो है वो पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और कैस्पियन सी तीनों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। ये याद रखने की बात है। अब अगला मैप में हम लोग देख लेते हैं। इसमें मेनली हम लोग देखना है कि एक जो है उर्मिया लेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद करून रिवर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो जो माउंटेन्स है, जागरोज माउंटेन्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलवर्ज माउंटेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद दौलत ए लूट, ये वहां का डेजर्ट है, तो याद रखिएगा। अब देख लेते हैं हमारा अगला आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि सनातन धर्म के दो नायक उनकी अंतर्दृष्टि, मतलब कि ये स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है। शिकागो में जो भाषण दिए थे स्वामी विवेकानंद, उसको अच्छे से निर्दिष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, याद रखिएगा केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनाराई विजयन, श्री नारायण गुरु द्वारा अपने संगठन के नाम में धर्म के उपसर्ग के रूप में सनातन शब्द का उपयोग नहीं करने की बात की। तो इसका उद्देश्य मेनली क्या है कि स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के भीतर प्रगतिशील तत्वों को बहुसंख्यक से दूर करना। जो
कथित तौर पर जातिवादी सनातन संस्कार का पालन करते हैं। तो यही जातिवादी जो लोग, कुछ लोग जो है बहुत सी बातें एकजुटता की कर जा रही है, इक्वलिटी की जा रही है, लेकिन जब मंदिर में पूजा करने की बात की जाएगी तो यहाँ पे सारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म जो है वो विखंडित हो जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसमें कहा जाता है श्री विजयन और राजनेता इस बात की सराहना नहीं करते हैं कि श्री नारायण गुरु सहित किसी भी हिंदू सुधारक ने सनातन धर्म की आलोचना की या किसी अन्य धर्म या दर्शन पक्ष के इसका खंडन किया। तो मेनली फिलॉसफी के बारे में मैं बताता हूँ। फिलॉसफी का जो मुख्य मतलब जो है ना कि सत्य की खोज, याद रखिएगा, हमेशा जो दर्शन होता है वो सत्य की खोज पे निर्धारित होता है। दर्शन का मूल भाव ही है सत्य की खोज करना। तो इसमें आगे राइटर कहते हैं कि सनातन धर्म का जो प्रमुख विशेषता है उसको बताया जाता है, जिसमें आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे 19वीं सदी के सुधारक आंदोलनों के रूढ़िवादी विरोधियों ने हिंदू धर्म की आवश्यक विशेषताओं, उस समय का नाम लिया जा रहा है जिस समय समाज में हमारे बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता था, कुठाराघात हो रहा था हमारे धर्म पे, जिसका फायदा उठा रहे थे ब्रिटिश शासन। तो इसके लिए सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने वहां पे हमारे समाज में धार्मिक एवं सामाजिक का पुनरुत्थान किया, पुनर्जागरण किया। ठीक है, तो उसी में मुख्यतः जितने भी अंधविश्वास थे उसे धर्म से हटाया गया और जो हमारे पुराने जो भी मुख्य पुस्तक थे उससे ज्ञान को अर्जित किया गया और धर्म को एकजुटता का एक प्रतीक के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि हिंदू धर्म की आवश्यकता विशेषता जो है उसके गतिशीलता और परिवर्तन पर प्राचीन पाठ्य सिद्धांतों के स्थायित्व पर जोर देने के लिए खुद को सनातनवादी कहा गया आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य के समय में भी ऐसा ही कार्य किया गया कि जितने भी पूर्वाग्रह थे और अंधविश्वास थे धर्म में, इसे नहीं मानने के लिए कहा गया। तो इसी पे कहा जाता है कि शंकराचार्य के समय से लेकर भक्ति आंदोलन तक परिवर्तन का विरोध करने वाली कई आवाजों की तरह यह स्वघोषित सनातनवादी भी इतिहास के गलत पक्ष में रहे। वे यह समझने में असफल रह गए कि आज के जो राजनेता हैं, ऐसा राठौर द्वारा कहा जा रहा है कि वे यह समझने में असफल रह गए कि जो आज के कुछ राजनेताओं की तरह की गतिशीलता और सुधार की प्रवृत्ति हिंदू धर्म की धार्मिक विशेषताओं में सबसे सनातन या प्राचीन या मूल है। जो आजकल नए नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हाल ही में साउथ के किसी मंत्री ने सनातन धर्म के बारे में बहुत गलत बोला था। तो बहुत से नेता लगातार ये सब धर्म की बातें कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः यही कहा जाता है कि कोई भी धर्म हो, यहाँ पे हम लोग फिलॉसफी में एक पढ़ाया गया था कि एक हाथी है, धर्म जो है वो एक हाथी है। ठीक है, और जो भी धर्म है, कोई पूंछ पकड़ता है, ठीक है, या कोई पैर पकड़ता है, तो जो पूंछ पकड़ा उसे लगता है भगवान यही है, कोई सूंड पकड़ा उसे लगता है भगवान यही है, कोई पैर पकड़ा उसे लगता है भगवान यही है, लेकिन जो भगवान है वो इस सभी का समुच्चय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है। सभी धर्म बस हमें एक सही दिशा से जीवन व्यतीत करने के लिए बस सलाह देते हैं। ठीक है, जीना नहीं जीना वो आपका काम है। यही कारण है कि सुधारकों को अपने दर्शन का वर्णन करने के लिए सनातन धर्म वाक्यांश का उपयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जा रही है, जो सत्यार्थ प्रकाश बुक भी याद रखिएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में छुआछूत और मूर्ति पूजा सहित हिंदू धर्म की कई प्रचलित विशेषताओं से रहित वैदिक धर्म को सनातन नित्य धर्म कहा। ठीक है, उस समय शुद्धि परंपरा ज्यादा चल रहा था हिंदू धर्म में। तो कुछ लोग इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि महिलाओं को देश की सामाजिक मुख्य धारा में लाने में गौरवान्वित सनातनी महात्मा गांधी की सबसे प्रमुख भूमिका है। इसमें कहा जाता है कि महात्मा गांधी की जो सबसे प्रमुख भूमिका थी वो देश की सामाजिक मुख्य धारा में महिलाओं के लाने के लिए बहुत ही अग्रसर रहे थे, बहुत ही मुख्य भूमिका निभाए थे। वास्तव में यह रेणुका रे और हंसा मेहता जैसे गांधीवादी को भी चिन्हित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी प्रतिक्रिया सनातन धर्म का उपहास करने की नहीं थी। पहले जितने भी लोग थे वो कोशिश कर रहे थे कि सनातन धर्म को ज्यादा से ज्यादा एकजुट किया जाए। ठीक है, ये देखिए, ये पिक्चर है उस समय जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद गए थे और वहां पे भाषण दिया था और अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के बारे में उसकी विशेषता को लोगों के सामने अवगत कराया था। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे की जाती है कि ये दोनों लोग जो थे
रेणुका रे और हंसा मेहता, उनकी प्रतिक्रिया जो थी सनातन धर्म का उपहास करने का नहीं था। तो केंद्रीय सभा में रेणुका रे ने हिंदू धर्म के समतावाद को उजागर करने के लिए उपनिषदों और धर्म ग्रंथों में से एक के बाद एक श्लोक बताए। तो हिंदू धर्म को प्रगतिशील और प्रतिगामी खंडों में विभाजित करने और बाद वाले को सनातन धर्म का लेबल देने का कोई प्रयास जो होता है वो सनातन धर्म के दो प्रतीकों द्वारा होता है। एक है, यहाँ पे दो प्रतीक की बात की गई है, स्वामी विवेकानंद और सुब्रमण्यम भारती के प्रभाव और उदाहरण को दूर नहीं किया जा सकता। यही सबसे ज्यादा हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार किए थे। ठीक है, शिकागो भाषण का महत्व, जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था अपनी संस्कृति के बारे में, तो इसका क्या महत्व है। तो श्री नारायण गुरु द्वारा केरल में निचली जाति के हिंदुओं की मुक्ति के लिए अपना आंदोलन शुरू करने से पहले नारायण गुरु ने कहा कि जो निचली जाति है उसे हिंदू धर्म से अलग किया जाए। इससे पहले भीमराव अंबेडकर भी ये बातें ऑलरेडी 1931-32 में कर चुके हैं, जिसके लिए गांधी जी ने अनशन जारी किया था। ठीक है, उसके बाद उससे पहले स्वामी विवेकानंद ने हिंदुओं द्वारा एक दूसरे के खिलाफ किए जाने वाले बर्बर व्यवहार के लिए, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले कहा कि एक दूसरे का कल्याण की बात की, एक दूसरे के प्रति जो जातिगत व्यवहार होता है उसको समाप्त करने की बात की। तो बर्बर व्यवहार के लिए इस क्षेत्र को पागल शरण कहा। ठीक है, याद रखिएगा, पागल शरण। उन्होंने हिंदू धर्म और उसके युवाओं की स्थिति का वर्णन करने के लिए हर तरह के आलोचनात्मक विश्लेषण का इस्तेमाल किया। यह गुस्साए और कार्रवाई का आह्वान उनके सनातन धर्म पर आधारित होने से ही उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर स्वामी विवेकानंद के अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए चुने गए उत्तराधिकारी जो हैं स्वामी अभेदानंद, शिकागो भाषण को सनातन धर्म की रूपरेखा कहा जाता है। जो उत्तराधिकारी थे जब स्वामी विवेकानंद के बाद, तो वे कहते हैं कि जो शिकागो भाषण था वो सनातन धर्म का रूपरेखा था। ठीक है, यही रूपरेखा था जिसमें व्याख्या किया गया था, उसी के अनुसार सनातन धर्म का रूपरेखा रखा गया। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के भाषण के महत्व का वर्णन किया कि सनातन धर्म शब्द जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, का अर्थ शाश्वत धर्म है। सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। ठीक है, उसके बाद धर्म से हमारा तात्पर्य सिद्धांतों और हठ धर्मता के किसी विशेष समूह से नहीं है। धर्म से तात्पर्य यह नहीं कि हम किसी पुस्तक में लिखे कुछ शब्दों जो सामने आ जाती है या नहीं भी आती को अचूक सत्य मान ले। ठीक है, उसके लिए एक अपनी योग्यता रखनी चाहिए, समीक्षा करने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। चाहे मानव के प्रश्नों का उत्तर मिले या ना मिले, बल्कि धर्म से तात्पर्य जो है वो जीवन, यही मुख्यतः इसका सार है। धर्म से तात्पर्य जीवन और मृत्यु की समस्याओं का समाधान है। यह सनातन धर्म ही था जिसने सांप्रदायिकता, कट्टरवाद और इसके भयानक वंशज कट्टरवाद, जो लंबे समय से इस खूबसूरत पृथ्वी पर, यही जो मुख्य कारण है अभी भी वर्ल्ड में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, चाहे छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, सांप्रदायिकता, कट्टरवाद, जातिवाद, वंशवाद, यही सारी चीजें मुख्य मुद्दा है हर एक संघर्ष का, और इसके जो भयानक दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं अभी पूरे विश्व में। ठीक है, जो इस खूबसूरत पृथ्वी पर कब्जा कर रखा है, पर स्वामी विवेकानंद के हमले का आधार रहा। यही बात स्वामी विवेकानंद ने इस भाषण में कहा था। तो यह मूलतः किसी भी ऐसे धर्म से भिन्न है जो एकल स्रोत होने के कारण अस्थिर हो। तो ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई भी स्रोत एकल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मुस्लिमों का एक स्रोत है, ईसाइयों का एक स्रोत है कि एक ही व्यक्ति था, उसी ने इसे उजागर किया, लेकिन हिंदू धर्म का ऐसा कोई एकल स्रोत नहीं है। यह अलग है क्योंकि यह हठ धर्मिता के विपरीत है। यहाँ पे यही कहा जाता है, हठ धर्मिता के विपरीत है। शिकागो भाषण का महत्व में आगे कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद की जो धर्मपुत्री थी, मतलब शिष्या थी, भागिनी निवेदिता की अप्रत्यक्ष शिष्या, अब निवेदिता की जो शिष्या थी वो शिष्या भारती, उनके समय में भारत की भौतिक और आध्यात्मिक दुर्बलता की स्थिति से सामना से व्यथित थी। ठीक है, तो ये कौन थी? स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता और निवेदिता की शिष्या भारती। ठीक है, तो भारती यहाँ पे कह रही है, एक पुस्तक लिखी है माई हार्ट सीथ्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, माई हार्ट सीथ्स शीर्षक वाली एक कविता में लिखते हैं, अंधे बच्चों की तरह वे हमेशा इस पवित्र भूमि का अनुसरण करते हैं जहां एक बार 10 लाख से अधिक उत्कृष्ट कलाएं विकसित हुई, संवेदनहीन जानवरों की तरह अब वे बस जीवित हैं। तो इशारा जो किया गया इस बात पे, वो सनातन धर्म के उस रास्ते पर किया गया जिससे भारतीय भटक गए हैं। अभी वर्तमान समय में हम लोग मंदिर, मस्जिद, ठीक है, मूर्ति पूजा, यही सब मुख्य मुद्दा है झगड़े का। जातिवाद, अभी नौकरी का कोई एकजुटता दिखाएगा नहीं। ठीक है, कि नौकरी कैसे हम लोग सरकार से ले सकें, सरकार के खिलाफ खड़ा हो सके, इसके लिए एकजुट नहीं होंगे। एक
गांव में या शहर में एक नाली टूट जाए उसके लिए खड़ा होने का टाइम नहीं किसी के पास। लेकिन जब धर्म का युद्ध शुरू हो जाएगा उसमें लाखों लोग एक साथ जुट जाएंगे। तो यही जो समस्याएं देखी जा सकती है, जो मूल आधार है हमारा, वो हमारी मानसिकता है, इसे परिवर्तित करने की आवश्यकता है। भारतीयों के लिए आध्यात्मिक जागृति के बिना कोई भी राजनीतिक मुक्ति नहीं हो सकती। यह सनातन धर्म के नंदनार और पंचाली थे जो भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई का प्रेरणा बने। तो जो ये भारती थी उनकी लड़ाई का प्रेरणा बने। वहां पे दो लोग थे, स्वामी विवेकानंद और एक लोग थे, ठीक है, सुब्रमण्यम भारती। और यहाँ पे दो लोग हैं, वो है नंदनार और पांचाली, ठीक है। तो ये इनकी प्रेरणा बने थे, ये भारती का। तो इन प्रतीक चिन्हों को उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि से दूर करने का व्यर्थ प्रयास किया गया है, जैसा कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता कान्हा सुब्रमण्यम ने कहा। तो कम्युनिस्टों ने भी रूसी क्रांति, हर एक लोग अपना अपना प्रेरणा कहीं ना कहीं से लिए हैं। तो कम्युनिस्टों ने भी रूस की क्रांति पर सुब्रमण्यम भारती की कविता को उद्धृत करने की कोशिश नहीं की। अक्सर भूल जाते हैं या जानबूझकर इस तथ्य को छिपाते रहते हैं कि उन्होंने भारत के साथ साथ विश्व की देवी, वास्तव में महाकाली को जिम्मेदार ठहराया। ब्रह्मांड, रूसी क्रांति, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेदांत को व्यवहारिक और सार्थक बनाने की अपनी खोज को आगे बढ़ाया, जिसमें विवेकानंद ने शंकराचार्य और रामानुज जैसे महानतम गुरुओं को भी आलोचना से नहीं बख्शा। विवेकानंद की इतनी समझ थी, मानसिकता थी कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। तो अगर हम सही जगह पे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसका एहसास अगर व्यक्ति को है, तो किसी की भी आलोचना करने से कोई डरता नहीं। और अगर कोई भी समझदार या बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो अपनी आलोचना जो है वो शांतिपूर्वक सुनता है, क्योंकि बहुत कम ही इस दुनिया में, समाज में है जो आपकी आलोचना करते हैं सही तरीके से। अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है तो वो आपका सबसे अच्छा मित्र है जो आपकी कमियों को बता रहा है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब यह नहीं कि वह सनातन धर्म के दायरे से बाहर सोचते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो शंकर और रामानुज के भी बहुत सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। विवेकानंद उनकी आलोचना भी करते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि विवेकानंद जो थे वो सनातन धर्म का अनादर करते थे, ठीक है। वो उनकी कमियों को उजागर करते थे। इसमें दृष्टिकोण के बारे में कहा जाता है। हाल ही में 11 सितंबर जो ये आर्टिकल आया है, इसका क्या कारण है, तो 11 सितंबर को भारती की पुण्यतिथि मनाई गई। देश ने विश्व धर्म संसद में शिकागो भाषण की 130वीं वर्षगांठ मनाई। याद रखिएगा 11 सितंबर। ये खुद को यह याद दिलाने का अवसर है कि भारती और स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म का समर्थन इस तरह से कर रहे थे जो इसके स्वयं के स्थापित नियमों को तोड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि ये लोग लोक कल्याण की बात कर रहे थे। हमेशा से स्वामी विवेकानंद लोक कल्याण की बात करते थे जो इसके स्वयं के स्थापित नियमों को तोड़ता था। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, जिसके लिए हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, कहते थे कि हिंदू धर्म किसी पंथ या किताब से बंधा हुआ नहीं है, एक भविष्यवगत या संस्थापक लेकिन निरंतर नवीनीकृत, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, निरंतर नवीनीकृत अनुभव के आधार पर सत्य की निरंतर खोज की बात की गई है। यहाँ पे धर्म को, हिंदू धर्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वजनिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। ये बात भाषण के दौरान कहे थे जब शिकागो भाषण देने गए थे स्वामी विवेकानंद। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है कि ड्रॉइंग द लाइन इंफॉर्मेशन एड्स पब्लिक सेफ्टी एंड इज नॉट अ ट्रिगर फॉर पैनिक, मतलब कि एक ऐसी रेखा खींचिए, बाउंड्री बनाए, जो कहा जाता है कि सूचना जो होता है वो सार्वजनिक सुरक्षा में सहायता करती है, ये कभी भी घबराहट का कारण नहीं बनती है, ठीक है। मतलब सरकार बहुत स्थान पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला पाता है, जिसके कारण और भी त्रासदी भयावह रूप ले लेती है। वही उसी का एग्जाम्पल देखा जा सकता है यहाँ पे उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। तो वर्ष की शुरुआत पर एक भयावह स्थिति के साथ हुआ जब ऐसी खबर आई कि उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड में चमोली जिले में जोशी मठ का मंदिर और शहर डूब रहा है और आवास मतलब घर और वाणिज्यिक संरचनाओं पे दरार पड़ गई है। देख रहे हैं ये सारी दरारें यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में है, ठीक है। इससे मानवीय संकट पैदा हो गया और लोगों ने भागकर जो खाली स्थान थे घरों से निकलकर वो तंबू में रहने लगे, इस डर से उनकी घर ढह जाएगी और दरारों में तेजी से बढ़ने लगी। तो इस पे कहा जाता है कि इसका जो अनुमानित कारण था, अप्रोक्सीमेट रीजन फॉर द एक्सीलरेशन इन द फ्यूजर एंड क्रैक्स वाज attributed to
टनलिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द तपोवन विष्णु घाट बिजली परियोजना। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो ये त्रासदी आई थी उत्तराखंड में, जो जोशी मठ का मंदिर ढह गया और भी शहर डूब गया, अनेक घरों में दरारें आ गई और लगातार दरारें जो थी वो बढ़ती जा रही थी। तो इसमें कहा जाता है कि इसका एक कारण को छुपाया गया सरकार के द्वारा, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित की गई तपोवन विष्णु घाट बिजली परियोजना से सुरंग बनाने की जो गतिविधियां थी, इसके मुख्य कारण इसको माना जा रहा है। तो इस बात पर भी चिंताएं थी कि क्या भूजल की कमी या बढ़ती शहरीकरण ने दोषपूर्ण निर्णय को बढ़ावा दिया है। तो उस बिंदु पर पहुंचा गया था जहां से आपदाएं अपरिहार्य हो गई। इन सभी को संबोधित करने के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कई कोणों, विभिन्न डायमेंशन से भूमि धंसाव की घटना का अध्ययन करने के लिए 8 प्रतिष्ठित संस्थानों को नियुक्त किया। तो आश्चर्यजनक रूप से इसने संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिकों की जानकारी के सार्वजनिक प्रसार, ये बात है, वैज्ञानिकों की जानकारी के सार्वजनिक प्रसार पर आधार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था सरकार के द्वारा, जो कि उपग्रह इमेजिनरी चित्र से आ रहा था, जो वैज्ञानिकों ने सरकार को बताया था, लेकिन सरकार सार्वजनिक विस्तार नहीं किया, इसका पब्लिक डोमेन में इस सूचना को नहीं डाला, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उपलब्ध था ये जानकारी। तो उत्तराखंड में उप सतह से घबराहट बढ़ गई। तो यहाँ पे जो सूचना नहीं मिलने के कारण घबराहट बढ़ गई और यह जानकारी केवल केंद्र द्वारा मंजूर करने के बाद ही साझा की जानी थी। ऐसा कहा गया कि जो ये सूचना दिया जाएगा तो वहां पे उपद्रव बढ़ जाएगा, घबराहट बढ़ जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी लोगों के बीच में, तो इसके लिए ये सूचना साझा नहीं किया गया। तो इसका जो मुख्य बात है, राइटर कह रहे हैं कि सभी संस्थानों की रिपोर्ट महीनों तक उपलब्ध रहने के बावजूद राज्य के अधिकारियों को यह जानकारी सार्वजनिक करने के लिए पिछले सप्ताह उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई, तब जाकर सार्वजनिक की। आगे कहा जाता है कि हालांकि ये रिपोर्ट जो है वो तकनीकी है, लेकिन ये उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विकास में अंतर्निहित जोखिमों के बारे में ज्ञात जानकारी को दोहराता है। उदाहरण के लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के द्वारा कहा गया कि लगभग 99% जो निर्माण है अनिवार्य बिल्डिंग कोड का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उत्तराखंड में। देखिए यहाँ पे क्लियर कहा गया कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की द्वारा कहा गया कि 99% निर्माण अनिवार्य बिल्डिंग कोड का अनुपालन नहीं कर रहा है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि झरनों और जल निकासी प्रणालियों और धंसाव के क्षेत्रों का नेटवर्क जो है वो भूमि धंसाव को प्रभावित कर रहा है। जैसे कि जो मुख्य स्ट्रीम है, जो नदियां हैं, वहां पे बहुत विभिन्न तरह की नदियां निकलती है, तो उसके जो मुख्य स्रोत है वहीं पे अगर आप घर बना लेंगे तो कितने दिन तक वो घर टिकेगा। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, उन पर नजर रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर कमजोर भू विज्ञान ने शहर जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जोखिम भरा बना दिया और दुर्घटनाओं और जान माल के नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए सख्त शहरी योजना और निर्माण का उपाय आवश्यक थे। हालांकि यह सुनिश्चित करने का एक वैध मामला है कि पहाड़ी राज्यों में नागरिकों को बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और भौतिक उन्नति के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये सही बातें हैं, लेकिन आपको सही मानदंड मानने की आवश्यकता है, जो भूवैज्ञानिक है उनकी सलाह को मानने की आवश्यकता है, और जो भी समस्या आ रही है उसे पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत है। यह सरकार पर निर्भर है कि वे ऐसे कठोर निर्णय जो कि सस्टेनेबल है, टिकाऊ हो। जबकि अगले चुनाव, यहाँ पे कहा जाता है कि जो उत्तराखंड में इतना तेजी से विकास हो रहा था, इसका मुख्य कारण है अगले चुनाव में दिखाना कि मेरा सरकार किस हद तक आगे कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे चुनाव के लक्ष्यों को हासिल करने की बात भी राइटर उजागर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और राइटर बात कर रहे हैं कि एक आवश्यक कदम यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों पर जो जानकारी व्यापक रूप से प्रसारित की जाए और इस तरह संप्रेषित किया जा रहा है, यह सार्वजनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है कि हमें जानकारी मिलना चाहिए। तो स्वतंत्र वैज्ञानिक परामर्श को नीति निर्धारण की रीढ़ बनाना चाहिए और क्षेत्र में विकास की जो बाउंड्रीज है, जो डेवलपमेंट का एक निश्चित बाउंड्री बनाना चाहिए कि उससे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया जाए। अगर डेवलपमेंट करना है तो उनको ये मानदंड मान्य होंगे। अभी भी बहुत से मानदंड जो है वो नजरअंदाज किया गया था, जो वहां पे डेवलपमेंट अथॉरिटी था। ठीक है, तो यही बातें कही जा रही है कि यहाँ पे एक निश्चित बाउंड्री बनाने की बात की जा रही है, जो स्पष्ट रेखाएं खींचनी चाहिए जो विकास की सीमाओं को सुनिश्चित कर सके। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है नीलगिरी जिले में क्यों मर रहे हैं बाघ। ठीक है, व्हाई आर टाइगर्स डाइंग इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे क्लियर सवाल किया जा रहा है कि कितने बाघ मर रहे हैं, हाउ मेनी टाइगर्स हैव डेड। क्या वे सभी प्राकृतिक कारणों से मरे हैं, क्या शिकारियों के कारण मौतें अभी एक सामान्य घटना है, या अधिकारी क्या उपाय कह रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे राइटर पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद
इसका जवाब देते हुए कहा जाता है कि अगस्त के मध्य से नीलगिरी में कुल 10 बाघ हो, जिसमें से 6 शावक और 4 वयस्क, मतलब कि 6 जो थे बच्चे थे और 4 वयस्क की मौत हो चुकी है। यहाँ पे टोटल 10 टाइगर्स की मौत हो चुकी है, जिसमें 6 कब्स एंड 4 एडल्ट्स। ठीक है, तो 6 बाघ जो थे वो शावकों की मौत 2 अलग अलग घटनाओं में हुई, जबकि 4 वयस्क जो थे वो बाघों की मौत 4 अलग अलग घटनाओं में हुई, जिसमें से कम एक को जहर दिए जाने की बात का संदेह जताया जा रहा है, जो वन प्रबंधक है। यहाँ पे कहा जाता है राज्य वन विभाग की 2 मृत बाघिनों के ठिकाने को पता लगाने के में असमर्थता ने जानवरों के कल्याण के बारे में संरक्षणवादियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। अभी तक 2 का पता भी नहीं लगा है जो फीमेल टाइगर मरी है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि बाघों की मौत की कैसे हुई इसके बारे में रिपोर्ट मांगा गया। तो बाघों की रिपोर्ट की पहली रिपोर्ट 16 अगस्त को सिरियूर में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में ऐसा हुआ था कि बफर जोन, जहां पे इंसान भी आते जाते हैं उसी को बफर जोन कहा जाता है, में हुई थी। अवशेषों का पोस्टमार्टम करने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें संदेह है कि शावक जो केवल 2 सप्ताह के माने जा रहे हैं भूख या फिर नाभि संक्रमण, ठीक है, के कारण उनकी मौत हुई। तो यह पहला मामला था। दूसरी मौत जो है वो 17 अगस्त को नीलगिरी वन प्रभाग में नौडीबट्टम रेंज में एक वयस्क बाघिन की हुई, जो अधिकारियों को संदेह है कि बाघिन की मौत किसी अन्य जानवर से लड़ने के चोट के कारण हुई। लेकिन माना जाता है कि लड़ाई की एक और संदिग्ध घटना जो 31 अगस्त को MTR के करगुटी वन रेंज में चौथे बाघ और दूसरे वयस्क बाघ की मौत का कारण बन गया। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है जानवरों के बीच में वो भी उनके मौत का कारण बन रहा है। लड़ाई झगड़ा वो लोग का वो स्वभाव है। ठीक है, तो 9 सितंबर को नीलगिरी वन प्रभाग हिमस्खलन के पास उदगई दक्षिण रेंज में 2 और बाघ मृत पाए गए। बाघों में से एक अल्पवयस्क पर चोट के निशान पाए गए, जिससे पता चलता है कि उसकी मृत्यु भी किसी अन्य जानवरों के साथ लड़ाई के कारण हुई। हालांकि पास में मृत पाए गए बड़े नर को कोई स्पष्ट चोट नहीं था। तो इलाके की तलाशी में पाया गया कि वन विभाग के कर्मचारी को एक गाय का शव मिला, जिसे बड़े बाघ ने शिकार बनाया था। जांच के बाद बाघ द्वारा जानवर का शिकार करने के प्रति शोध में गाय के शव को जहर देने के आरोप में एक व्यक्ति को, यहाँ पे जहर देने का भी आरोप लगाया गया है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ये झूठ भी हो सकता है, कर्मचारी ऐसे ऐसे बहुत से षड्यंत्र रचते हैं। तो एक अंतिम घटना में 17 सितंबर को नीलगिरी उत्तरी रेंज के कदनाद में 3 दिनों के दौरान 4 बाघ शावक मृत पाए गए। तो लगभग 10 बाघों की मृत्यु एक साथ हो गई है अलग अलग कारणों से। तो इस साल फरवरी में वन विभाग ने राजस्थान के 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कथित तौर पर एवलांच के पास एमराल्ड डैम के आसपास के इलाकों में एक बाघ का शिकार किया था, जहां से कुछ किलोमीटर दूर 2 बाघ मृत पाए गए। इसके अलावा सिरियूर कदनाद में मारे गए 6 बाघ शावकों की 2 माताओं को ट्रैक करने में वन विभाग की असमर्थता ने भी उनकी चिंता बढ़ा दी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि कैमरा ट्रैप और बाघ ट्रैकर जानवरों की तलाश जारी रखते हैं, लेकिन सफलता उन्हें कम ही मिलती है। जो कैमरा ट्रैकर लगाया गया या बाघ ट्रैकर लगाया गया, तो फिर लगाए ही क्यों जाते हैं, आप उसका प्रबंधन सही से नहीं कर रहे हैं। तो आगे कहा जाता है जो मौत के कारण पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वरिष्ठ वन विभाग के अधिकारी द्वारा सामने रखे गए सिद्धांतों में से एक कहा गया कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के मुदुमलाई बांदीपुर नागर होल परिसर में बाघों की उच्च घनत्व आबादी को मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी, और ये सारे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको एक बार कम से कम गूगल करके इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खास के जितने बायोस्फीयर है या नेशनल रिजर्व हैं तो याद रहेगा। ठीक है, नेशनल पार्क है उसे याद रखिएगा। नीलगिरी और गुडलूर वन प्रभागों में आसपास के आवासों में धकेल रही है। इससे जानवरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और अधिक लड़ाई होती है। इसके परिणाम स्वरूप तो यहाँ पे एक कारण और बताया जाता है आबादी का, कि इस क्षेत्र में बाघों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ गई है, जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन या फिर टकराव का कारण बन रही है, जिससे कि मौत अधिक हो रहा है। नीलगिरी डिवीजन के जिला वन अधिकारी एस गौतम के अनुसार कहा गया कि डिवीजन अब 54 बाघों का घर है, जो एक महत्वपूर्ण आबादी है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में उदगमंडलम, ठीक है, उदगमंडलम शहर के बाहरी इलाकों में कई बार बाघ को देखे गए हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है आबादी इतनी बढ़ गई है कि कई बार वो इंसानी क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, संरक्षणवादियों को चिंता है कि जनसंख्या में यह वृद्धि निकट भविष्य में मानव पशु
संबंधों को और अधिक नकारात्मक बना सकता है। वे बिगड़े हुए आवासों, उनका जो हैबिटेट है, को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिन्हें बाघों के शिकार जैसे सांभर, चींटीदार हिरण और भारतीय गौर द्वारा फिर से बसाया जा सकता है। इसमें अधिकारियों की कैसी प्रतिक्रिया रही, तो इस आशंका को दूर करने के लिए कि शिकारी बाघों को निशाना बना सकते हैं, वन विभाग मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के 6 वन रेंजों में अवैध शिकार विरोधी शिविर स्थापित किया गया। ठीक है, अवैध शिकार विरोधी शिविर स्थापित करने की योजना बनाई गई और नीलगिरी वन प्रभाग में बाघों की आबादी की वार्षिक निगरानी शुरू करने की भी योजना बनाई गई, जिसमें बेहतर प्रबंधन के लिए आबादी का आकार, प्रत्येक व्यक्तिगत जानवर की सीमा और अन्य मापदंडों में दर्ज किया गया। उन्होंने मुकुर्थी और मुदुमलाई में प्रमुख बाघ आवासों के आसपास क्षेत्रों में भी भ्रमण को बढ़ा दिया है। ठीक है, जिससे निगरानी बना रहे। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। ये मेनली इंडिया और कनाडा का निरंतर जो है वो समस्या बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी पे कहा जाता है, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि विदेशी धरती पर नौकरियां छीनना भारत की नीति नहीं है। तो इसी पे आगे राइटर कहते हैं, पिछले जून में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी अलगाववादी नेता जो थे हरदीप सिंह निज्जर की मौत हो गई, हत्या हो गई। पर भारत और कनाडा के बीच विवाद के नवीनतम दौर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार ने अपने कनाडाई समकक्ष से कहा था कि यह उनकी नीति नहीं है। ठीक है, इस तरह के कृत्य में हम शामिल नहीं है, क्लियर कहा दिया था, उसी दिन कह दिया था जिस दिन यह आरोप लगाया गया था। तो आगे कहते हैं विदेश मंत्री कि जहां तक अलगाववादी गतिविधियों का सवाल है, कनाडा तो बहुत ही, इस पर कटाक्ष किया गया है कि कनाडा में बहुत ही उदार माहौल है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है, Mr. Jaishankar added that Canada had a very permissive environment as far as secessionist activity was concerned। मतलब कि अनेक प्रकार के, अगर वहाँ पे अलगाववादी गतिविधियां चल भी रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि कनाडा बहुत ही उदार माहौल में है। ठीक है, तो आगे कहते हैं एस जयशंकर की निज्जर की मौत में भारत की संलिप्तता के आरोप के बारे में कहा कि हमने कनाडाई लोगों से कहा कि यह भारत सरकार की नीति नहीं है, ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करता है जिसे हमें शर्माना पड़े। उसके बाद विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडाई लोगों से यह भी कहा गया कि यदि उनके पास कोई विशेष जानकारी है, कोई सबूत है, तो उसे सरकार से साझा करें, जिससे कि हमें भी पता चले कि इंडिया का इसमें कोई आरोप जो लगाया जा रहा है वो सही है। लेकिन ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कनाडा के द्वारा। तो श्री जयशंकर न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक कार्यक्रम में ये सारी बातें बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आगे कहा जाता है कि जो संगठित अपराध उत्पन्न हो रहे हैं खास के कनाडा में, तो स्थिति का संदर्भ प्रदान करने की कोशिश करते हुए जयशंकर ने कहा कि कनाडा ने अलगाववादी ताकतों से संबंधित संगठित अपराध यानी कि खालिस्तानी कारण जैसे भारत संबंधित अलगाववादी आंदोलनों के समर्थकों को बड़ी मात्रा में देखा। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में कनाडाई लोगों को तंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें संगठित अपराध नेतृत्व के बारे में, मतलब कि यहाँ पे ये जो निरंतर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आप हमसे सबूत हम मांग रहे हैं फिर भी आप हमें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो ये मेनली, और उसके बाद हम पे आरोप लगा रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि हम वास्तव में कनाडाई लोगों को तंग कर रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। उन्होंने संगठित अपराध नेतृत्व के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध जो है उसका नेतृत्व कनाडा से संचालित हो रहा है। बहुत से संगठित अपराध भारत में भी जो हो रहे हैं उसका जो संचालन है वो कनाडा से किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भारत ने कनाडा से कई प्रत्यर्पण अनुरोध किए हैं। बहुत बार मांगा गया है इस कॉन्टेस्ट में कि कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ कहा जाता है हमारी चिंता यह है कि राजनीतिक कारणों से यह वास्तव में बहुत ही उदार है। उन्होंने कहा कि भारत के राजनयिकों को धमकी दी जा रही है और इसके वाणिज्यिक दूतावासों पर हमला किया जा रहा है, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा जयशंकर ने कहा कनाडाई सरकार को, जिससे कि अक्सर लोकतंत्र के बारे में चिंताओं के आधार पर उचित ठहराया जाता है। ये सारी बातें हैं, इसका पूरा का पूरा जिस्ट इसी में दे दिया गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने द हिंदू का देखा। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।